बच्चों आज हम लोग 2020 में पूछे गए सामान्य ज्ञान प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे थे कि महात्मा गांधी का जन्म, और वहाँ पर हम चर्चा कर दिए थे कि कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब, तो गुजरात के पोरबंदर में। और यहाँ पर आपका काम भी यहाँ पर बन गया जो हम पीछे के क्लास में पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म आपको पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कब इनका जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को ही किस और नेता का जन्म दिवस मनाया था? वेरी गुड। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह। देखिए इसकी चर्चा भी हम कर दिए थे। सबसे चमकीला ग्रह जो है ये आपको शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अच्छा बताइए कि भोर का तारा किसको कहाता है? शुक्र को। सांझ का तारा किसको कहाता है? शुक्र को ही कहाता है। भोर का तारा कहे या सांझ का तारा कहे, बात समझ में आ रहा है? शुक्र को ही कहा जाता है। या सबसे चमकीला तारा बोल दिए क्या? सबसे चमकीला ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह कहे अगर तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अच्छा बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल। और जानते हैं इसी प्रश्न से रिलेटेड जो एक प्रश्न था पीछे क्लास में कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह है ही नहीं? बुध और शुक्र। वेरी गुड, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब जो है लाल ग्रह किसे कहा था, ये भी प्रश्न हम चर्चा कर दिए थे। लाल ग्रह जो है आपको मंगल को कहा था। किसको कहाता है? मंगल को। लाल ग्रह किसको कहाता है? मंगल को। मंगल ग्रह को कहाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसको लाल ग्रह क्यों कहा था, तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड इसमें पाया था जिसके कारण से इसको लाल ग्रह कहा था। अब जो आपका अगला प्रश्न है ध्रुव तारा, और ये प्रश्न भी हम आपको 1 ईयर पहले ही पढ़ा दिए थे, जिसको पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार स्कूल पर आपको चर्चा करके बताए थे खूब अच्छा से। ध्रुव तारा के अंतर्गत जो है आपको आप प्रश्न पढ़े होंगे 10वीं क्लास में विद्युत मोटर नहीं, और उसमें पढ़े थे कि ध्रुव कितने होते हैं? 2 प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसलिए याद रखिए ध्रुव तारा में 2 ही तारा का नाम होगा। तो अल्फा देख लीजिए, उल्फा उशाए माइनोरिस। अल्फा उशाए माइनोरिस, बोलिए देख करके बोलिए। अल्फा उशाए है ना, अल्फा उशाए माइनोरिस जो है यह आपको, इसको हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि ध्रुव तारा के नाम से किसको जानते हैं? अल्फा उशाए माइनोरिस को। फिर से बोलिए, अल्फा उशाए माइनोरिस को। अल्फा उशाए माइनोरिस को हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच जो हुआ था, मतलब 2011 ईस्वी में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना जिसको विश्व कप कहते हैं, उसका फाइनल मैच अगर पूछे कि कहाँ हुआ था तो इसका फाइनल मैच आपको हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। कौन सा मैच है? विश्व कप फाइनल मैच है। और कब का मैच है ये? 2011 का क्रिकेट विश्व कप। ठीक है ना, क्रिकेट विश्व कप। ये क्रिकेट विश्व कप का जो फाइनल मैच हुआ था ये आपको वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम में, सही बोले। तो 2011 का क्रिकेट का जो आपको वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप हुआ था, उसका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। किस स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग से संबंधित। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है वो आपको 1906 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बताएंगे आप लोग कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या है? टका। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। अगला है चीन का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो चीन का शोक जो है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी को। किसको कहा जाता है? पीली नदी को। और बिहार का शोक? कोसी नदी को। बंगाल का शोक बताए थे हम, जलकुंभी को। किसको कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। चलिए तो बताएंगे कि चीन का शोक किसको कहा जाता है? पीली नदी को। चीन का शोक पीली नदी को कहा जाता है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो तीतर है ना, हरा तीतर।
जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, मोस्ट भी कर लीजिएगा उसको, जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा पक्षी है? हरा तीतर। और ऑनलाइन देख रहे बच्चे से एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर 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 कितना तीतर? बात समझ में आ रहा है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तीतर के दो आगे पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर 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 कितना तीतर? तो ये वाला प्रश्न आप लोग ढूंढ करके जरूर लाइएगा। तो जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, वो कौन सा पक्षी है? हरा तीतर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, तीतर वाला प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, और इस प्रश्न को कौन नहीं जानता होगा भाई साहब? मैथिली कवि के नाम से किसको जाना जाता है? विद्यापति को। और बताइए कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ है? विस्फी ग्राम में हुआ है, विस्फी विधानसभा में हुआ है, जो विस्फी आपको मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, और ये भी प्रश्न बहुत अच्छा से जानते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो एमपी में है, ठीक है ना। तो एमपी जो यानी कि मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। आप बताइए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कल के क्लास में हुआ था, आप बताएंगे। बेंगलुरु। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। अगला है, सिक्किम की राजकीय पशु क्या है? सिक्किम एक राजधानी राज्य है और उसकी राजधानी कल बताए थे गैंगटोक है। कहाँ है? गैंगटोक है। सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो क्या है? रेड पांडा। क्या है? रेड पांडा। सिक्किम का जो राजकीय पशु है वह आपको क्या है? तो रेड पांडा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए कि सिक्किम के राजकीय पशु क्या है? रेड पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? रेड पांडा है। अब है, ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? ओडिशा जिसकी राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग? भुवनेश्वर। और ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप लोग बताएंगे भारतीय रोलर है। क्या है? भारतीय रोलर। ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हम बैक के क्लास में चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? जहाँ पर आर्य समाज की चर्चा हुई थी। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो आपको राजा राम मोहन राय जी हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक प्रश्न बताइए, अभी हम फिलहाल में 2021 वाला प्रश्न पढ़ाए थे कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? पंच ने किया था। बताइए। बिहारी पंच। रास बिहारी बोस। कौन किया था? रास बिहारी बोस किया था। और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष बोस ने किया था। अगला प्रश्न है पोलियो से संबंधित। देखिए, पोलियो, सबसे पहले पोलियो के बारे में एक बात आपको बताते हैं। पोलियो ऐसा बीमारी जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आप देखिएगा कि गांव घर में जब बहुत सारे मुसलमान में, खासकर मुसलमान समुदाय में ये समस्या हम देखते हैं कि मुसलमान समुदाय के लोग ना अपने बच्चे को पोलियो का दवाई नहीं पिलाएगा। कहता है कि मोदी सरकार इसको भेजा है बाजपन करने के लिए, मतलब मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसके लिए कहा कि मोदी सरकार इस दवाई में क्या मिलाया है? तो ये खाने से बच्चा नहीं होगा, ये दवाई पीने से बच्चा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत सारे लोग जो है अनपढ़ गवार वो आपको पोलियो की दवा नहीं पिलाते। नतीजा ये होता है कि देखिएगा कि एगो पैर हिलता रहता है, एगो हाथ हिलता रहता है। बात समझ आ रहा है? और चलेगा भी अजबी किस्म का चलता रहता है, ऐसे रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि पोलियो बीमारी जो होता है उसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, वो आपको क्या होता है? प्रभावित होता है। और उस तंत्रिका तंत्र से ही पूरे शरीर में जो है सो आपको संचालन होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसको थोड़ा सा चुभाते हैं तो उसको डायरेक्ट इसका असर कहाँ पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर। बात समझ में आ रहा है? किसी के सुखा हाथ पैर सब झूलते हुए देखते रहिएगा। बात समझ, उसी का कारण है पोलियो, तंत्रिका तंत्र ही खराब हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पोलियो का दवा पिलाना अनिवार्य है, पिलाना चाहिए 1 वर्ष, 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 0 से 5 वर्ष तक। 2 बूंद जिंदगी का उपहार। याद रखिएगा, पोलियो का ये नारा है, 2 बूंद जिंदगी का उपहार। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए पोलियो उन्मूलन अभियान चलता है। नहीं, अब है आपको पोलियो के पीने वाला टीका का आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, पोलियो जो टीका है, इस टीका का खोज करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आप जो लुई पास्चर बोल रहे हैं वो आपको दूसरे टीका का खोज किया था। बात समझ में आ रहा है ना?
यहाँ जो है आपको कोप्रोवस्की है, कोप्रोवस्की जो है आपको पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कार किया था। बात समझ में आ रहा है? देखिए, पोलियो की टीके की खोज की यदि बात हो तो इसका अधिकतर आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा जॉन ई साल्क। क्या मिलेगा? जॉन ई साल्क। लेकिन जॉन ई साल्क जब नहीं हो तो आप इसका आंसर कोप्रोवस्की भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि कोप्रोवस्की जो है पहली बार इस टीके का खोज किया और इसके बाद उस टीके में जो कुछ सुधार संशोधन की बात आई तो उसमें आपको जॉन ई साल्क भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप प्रोटोन के खोज में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों की चर्चा देखते हैं, ठीक उसी तरह से पोलियो के टीके वाला जब प्रश्न आए तो उसमें आप सबसे मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि जॉन ई साल्क को, क्योंकि जॉन ई साल्क की भूमिका अधिक रही है, लेकिन उसमें कोप्रोवस्की जो था ये पहली बार पोलियो के टीके का खोज किया था, इसलिए आप कोप्रोवस्की को भी याद रखिएगा। तो बोलिए कि पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन था? कोप्रोवस्की और जॉन ई साल्क दोनों को याद रखिएगा। अगर जॉन ई साल्क ऑप्शन में नहीं हो तो कोप्रोवस्की मारिएगा, इसलिए इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, है ना, एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है आपको एशिया महादेश में, अपने सब एशिया महादेश में रहते हैं ना, तो अपने महादेश में सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर में। कहाँ पर लगता है? सोनपुर में, है ना। ये गीत निकला हुआ है, गीत पता है कौन सा है? सुना दें। सोनपुर के मेलावा में टिकली है रैली, ए दरोगा बाबू खोज दी ही टुकली हमार, ए दरोगा बाबू खोज दी ही टुकली हमार। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि सोनपुर का मेला, ये जो गीत निकला हुआ है कि सोनपुर का मेला इतना बड़ा है कि उस मेला में बेचारे का टिकली हेरा जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहाँ पर? सोनपुर में। तो इस गीत से आपको सोनपुर मेला याद रहेगा ना? याद रखिएगा, बहुत बड़ा मेला लगता है, वाकई में बहुत बड़ा मेला लगता है ये। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में। चलिए, इसके बाद है आपको ईरान का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? ठीक है, तो ईरान का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम जो है वो आपको फारस है। क्या है? फारस। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष जो है वो आम है। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम। और महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आम का पेड़ है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको भी आप VBI कर लीजिए सभी लोग। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपको आम है, मैंगो। ठीक है, शिवाजी के कितने मंत्री थे? ठीक है, शिवाजी के कितने मंत्री थे? तो याद रखिएगा शिवाजी का जो है सो आपको 8 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 8। और इसीलिए यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न सीखने को आप लोगों को मिलेगा कि शिवाजी के दरबार में जो 8 मंत्री होते थे उसको क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा से पढ़ाए थे आपको। शिवाजी के दरबार में जो 8 मंत्री होते थे तो 8 मंत्रियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता था। वहीं अगर बात करें हम कि अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद को कहा जाता था, तो याद रखिएगा अष्टप्रधान जो कहा जाता था वो आपको, अच्छा शिवाजी है ना, शिवाजी का ही अष्टप्रधान, लेकिन अष्टदिग्गज यदि कहेगा ना तो वो आपको कृष्णदेव राय का जो दरबार था उनके दरबार में भी 8 गो मंत्री रहते थे। बात समझ में आ रहा है? तो उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है ना, तो शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। और कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? शिवाजी के दरबार में भी 8 मंत्री होता था, कृष्णदेव राय के दरबार में भी 8 मंत्री होता था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर है अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज का, फंसिएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, शिवाजी के कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। और इसको कैसे नहीं फंसेगा सो बताते हैं। देखिए, भगवान शिव देवों के देव महादेव है, तो देवों के देव महादेव है तो यानी कि सबसे प्रधान भगवान हुए, सबका हेड हुआ। तो जब शिव सबसे प्रधान है तो शिव के मंत्रिपरिषद का नाम क्या होगा? अष्ट प्रधान। क्या नाम होगा? अष्ट प्रधान। और इसके बाद कृष्ण देव राय के जो दरबारी कवि थे, है ना, तो उस
मंत्रिपरिषद को क्या कहा, मतलब शिवाजी के कृष्णदेवराय का जो मंत्रिपरिषद था उसको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कहा जाता था। बात समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है यूके, और यूके के बारे में कल हम बता दिए थे, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलाब का फूल है। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। बात समझ में आ रहा है ना? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में किस धर्म के अनुयायी है ना, विश्व में किस धर्म के अनुयायी जो है वो सबसे अधिक है? बात समझ रहे हैं ना? विश्व में, पूरे विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? तो ईसाई धर्म के। विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? ईसाई धर्म के। यानी कि क्रिश्चियन धर्म के लोग जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक है। इस प्रश्न को भी व्याय कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? ईसाई धर्म के। ईसाई धर्म। तो बताइए कि ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाइबल। चलिए अपने आप में शाबाशी ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत में, कहाँ पर? भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं? तो ईसाई है। और सबसे अधिक भाषा किस धर्म मतलब कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी। और इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? VBI कर लीजिए कि भारत में सबसे अधिक जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और इससे पहले जो पढ़े थे, देखिए 21 और 22 को VBI कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भारत और विश्व में आप लोग फंस जाइएगा। भारत में जब सबसे अधिक बोलने वाली बात आएगा तो भारत में आपको सबसे अधिक आपको बोला जाता है हिंदी भाषा, जबकि यदि विश्व में चर्चा कर दे तो विश्व में सबसे अधिक द्रविड़ भाषा बोला जाता है। याद आया? इंटर में पढ़ाए थे। विश्व में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है? द्रविड़ भाषा। और विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? तो ये विश्व में है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक किस धर्म के अनुयायी है? ईसाई धर्म का। और भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अब है भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। प्रश्न को VBI कर लीजिए। भारत का प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री, ठीक है ना? भारत की कर दीजिए। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। बोलिएगा, राजकुमारी अमृता कौर है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है वो आपको राजकुमारी अमृता कौर है। प्रश्न VBI कर दीजिए। राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। ठीक है, इसके बाद है आपको भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वो आपको सेंट कैथेड्रल में है। कहाँ पर है? सेंट कैथेड्रल में। इस प्रश्न को भी आप VBI कीजिए। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वो कहाँ है? सेंट कैथेड्रल में। सेंट कैथेड्रल में। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? सेंट कैथेड्रल में है। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब है फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? मतलब फ्रांस में जो आपको सरकारी दस्तावेज होता है फ्रांस देश में, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को हम लोग येलो बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो बुक। फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? येलो बुक। येलो बुक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है कोविड-19। क्या है? कोविड-19। कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित जो मास्क है वो कौन सा है ना? अच्छा प्रश्न है ना? VBI कर दीजिए। फिर तो कोविड-19 आने वाला है। कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क जो है N95 है। कौन सा मास्क है? N95। तो आप लोग को यदि मास्क खरीदने की जरूरत हो तो कौन सा मास्क खरीदेगा? N95 बोलिएगा। शॉप सब में चले जाएगा, दुकान में कहेगा कि हमको N95 मास्क दीजिए, कोई समझेगा ही नहीं। मास्क समझे कि नहीं? तो बोले तो N95 जो है नहीं समझेगा तो बोलिएगा कि चलिए तब आपकी दुकान में है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये बोल करके अपना निकल जाएगा, अपना क्रेडिट ले लीजिएगा, वो पूर्वक बन जाएगा। नहीं तो बताइए कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे अच्छा मास्क कौन सा है? N95। प्रश्न को VBI कर लिए जी। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है ना? तो अर्थशास्त्र का पिता जो है आपको एडम स्मिथ को कहा था। किसको कहा था? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा था? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को। वही अगर अर्थशास्त्र का जनक भी बोल दे फिर भी जो है सो एडम स्मिथ ही होगा। अर्थशास्त्र का पिता यदि बोल दे फिर भी इसका आंसर आप एडम स्मिथ ही दीजिएगा। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के लेखक पूछ दे आपसे तो इसका लेखक आपको चाणक्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
आइए तो देखिए 27 नंबर में जो प्रश्न है, और हम 27 में ही चर्चा कर रहे थे आपको हम, लेकिन आ ही गया जब अर्थशास्त्र का लेखक आपको बोल दे, क्या बोल दे लेखक, तो उसका आंसर चाणक्य दे दीजिएगा। ये बात आपको हम बोल ही रहे थे अभी, तो आपको बोलने से भी काम निकल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब ये प्रश्न फंसाने वाला है, इसको वीवीआई कर दीजिए आप लोग, ये प्रश्न को वीवीआई कर दीजिए। तो अर्थशास्त्र का यदि जनक कहे या पिता कहे, पिता के नीचे में जनक लिख लीजिए आप लोग, जनक कहे या पिता कहे, क्या आंसर दीजिएगा? एडम स्मिथ। और यदि लेखक कहे तो उसका आंसर दीजिएगा आप लोग चाणक्य। क्या दीजिएगा? चाणक्य दीजिएगा या कौटिल्य दीजिएगा। और कहने के लिए विष्णुगुप्त भी इसी का नाम है। चाणक्य का 3 नाम, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है ना। तो बताइए अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? और जनक और लेखक? देखिए लेखक छोड़ के दोनों अपने आप याद रहेगा। लेखक कहेगा तो कौटिल्य हो जाएगा आपको, ठीक है ना, या चाणक्य हो जाएगा। बस ये लेखक वाला याद रखिए तो वो याद रहेगा। एडम स्मिथ जनक और पिता कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है राज अपहरण नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। राज अपहरण नीति जो है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। राज अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। या कहीं कहीं पर आपको हड़प की नीति भी मिलती है। अपहरण नीति को ही हड़प की नीति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी। तो राज अपहरण नीति कहे या हड़प की नीति कहे तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह जो है आपको गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। सबसे लंबा समुद्र तट जो है ना, समुद्र तट का मतलब हुआ समुद्र का जो किनारा है वो सबसे लंबा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। यानी कि मोदी जी के राज्य में। नहीं, मोदी जी का जो पहला मुख्यमंत्री कहाँ बने थे? गुजरात में। गुजरात के सीएम बने थे। और गुजरात में किस नेता का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। ठीक है ना। तो सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। तो आप बताएंगे कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला है कि मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुंबई किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। अगला है भामा परमाणु अनुसंधान। भामा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब? देखिए अनुसंधान के बाद यहाँ पर केंद्र होना चाहिए था, केंद्र छोड़ दिया है, मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पर केंद्र आप लोग जोड़ दीजिएगा। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है ये कब की गई? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1954 ईस्वी में। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1954 ईस्वी में की गई। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? कौन सा परमाणु केंद्र जल्दी बताइए? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। बोलिएगा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह आपको कहाँ पर है? तो कहाँ पर नहीं, मतलब ये इसकी स्थापना कब हुई है? 1954 ईस्वी में। इसके बाद है हवा से हवा। हवा से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है वो कौन सा मिसाइल है? तो हवा से हवा में जो मार करने वाला मिसाइल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको अस्त्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हवा से हवा, जैसे कि त्रिशूल हम लोग कैसे फेंकते हैं? ऐसे हवा में फेंकते हैं ना। तो त्रिशूल इसलिए याद रखिएगा, त्रिशूल कैसा अस्त्र है? त्रिशूल कैसा, मतलब त्रिशूल जो है वो कैसा हथियार है? तो अस्त्र है। बस में हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको गोली जो हम लोग मारते हैं तो वो भी हवा में जाता है ना। बात समझ गए? तो याद रखिएगा आप लोग, हवा से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है उसको हम लोग अस्त्र कहते हैं। तो त्रिशूल किस में आएगा? अस्त्र में, क्योंकि ये भी हवा से हवा में लड़ाई करता है। हवा से हवा में मार करने के लिए फेंका जाता है वो चीज़। अगला है चीनी यात्री फाहियान। ठीक है ना। चीनी यात्री फाहियान जो है आपको किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त फाहियान, ये चीनी यात्री जो फाहियान था, यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है कि फाहियान किस देश का यात्री था? चीनी यात्री था। चीन का यात्री था।
फाहियान जो था वो कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। और ये फाहियान जो है सो चीन का जो यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये जो चीनी यात्री आपको फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है कि अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? अशोक जो है ना वो किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक आपको बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार था। अब बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? और बिंबिसार और अजात शत्रु में कोई संबंध बताइए आप लोग। उसकी मामा की लड़की से शादी किया था। बिंबिसार और अजात शत्रु जो है ये दोनों बाप बेटा था। बात समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एस्थर डुफ्लो, बोलिएगा ज़्यादा करके। एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा कि एस्थर डुफ्लो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बताइए कि एस्थर डुफ्लो को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार जो है सो किस दिन दिया जाता है? 10 दिसंबर को। तो अब बताइए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानव अधिकार दिवस। तो एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आप बताएंगे? कौटिल्य या चाणक्य। आप बताइए अर्थशास्त्र के पिताजी कौन है? एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ ही होगा। अगर पिता या जनक कहे तो एडम स्मिथ होगा, ठीक है। और यदि आपको पिता कहे तो चाणक्य होगा, यदि पिता या जनक कहे तो एडम स्मिथ होगा, और लेखक कहे तो चाणक्य या कौटिल्य होगा। अगर प्रश्न है रैमन मैगसेसे पुरस्कार, रैमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है ना? रैमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? विनोबा भावे को। किसको दिया गया? रैमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? है ना, विनोबा भावे को दिया गया था। रैमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए आपकी एस्थर डुफ्लो जो थे उनको किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला था? आप बताएंगे। आप बताइए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। माइंड को एकत्रित रखिए। रैमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? इस प्रश्न को आप लोग क्या कर लेंगे? कर लीजिए। अगला प्रश्न है नौसेना का जो सर्वोच्च पद होता है। देखिए इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, इससे पहले जो फिलहाल में अभी हम पढ़े थे वो कौन सा सेना पढ़े थे बताइए? थल सेना। तो याद रखिएगा अभी जो पढ़े थे थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो कि आपको लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको नौसेना है। और नौसेना का मतलब होता है पानी में लड़ाई करने वाला सेना, जिसको नेवी हम कहते हैं। नेवी का हिंदी क्या होता है? नौसेना होता है। क्या होता है? नेवी का हिंदी क्या होता है? नौसेना का सर्वोच्च पद जो है वो कौन सा होता है? तो एडमिरल। नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? एडमिरल। वो नौसेना का जो सबसे ऊंचा पद है वो कौन सा पद है? एडमिरल है। चलिए अब आगे जो है हैजा रोग, आप लोग को हुआ है कि नहीं हैजा रोग? नहीं भाई, इसको हुआ है। हैजा रोग जो है, अरे पेट झड़ी कभी नहीं हुआ है? इसको हो गया था एक बार बुखार में। पेट झड़ी नहीं हुआ तो शरीर से किससे दुबला गया? हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है बताइए? वायरस। हैजा रोग आपको किस यहाँ है जीवाणु, ये बोल रहा है वायरस, कहाँ दिमाग है? हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो याद रखिएगा जीवाणु है तो इसका अंग्रेजी बैक्टीरिया होता है, ये याद रखिएगा। और हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण नहीं। हैजा रोग आपको विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण से होता है, इसलिए हैजा रोग का अंग्रेजी नाम कोलेरा होता है। और हैजा का मतलब होता है खूब दस्त होना, पतला पतला दस्त होना, बात समझ, पेट में करोड़ मरोड़ करके इसके बाद आपको बात समझ में नहीं कहता पेट झड़ता है, हाँ बिल्कुल, उसको हम लोग हैजा रोग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी आपको जो ये उल्टी भी आने लगता है, दस्त भी होने लगता है, तो उसी ये सब हैजा का लक्षण है। बात समझ में आ रहा है? उसको डायरिया भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरा। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण से होता है? कोलेरा के कारण से होता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी में हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? मियादी बुखार। टाइफाइड में मियादी बुखार, ठीक है। और टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में
आपको प्रभावित करता है तो याद रखिएगा आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंत को। बिल्कुल। टाइफाइड जो है मानव शरीर किस भाग में प्रभावित करता है? तो आंत में। ठीक है। आंत का अंग्रेजी क्या होता है बताइए? लीवर। लीवर इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा का केंद्र है ना, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी, उच्च शिक्षा केंद्र का नाम क्या है? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वल्लभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। वल्लभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात। गुजरात में स्थित है। ठीक है। उच्च शिक्षा का ये केंद्र याद रखिएगा कि वल्लभी किस लिए फेमस है? तो उच्च शिक्षा के लिए। वल्लभी किसके लिए फेमस है? तो उच्च शिक्षा का केंद्र कहाँ पर स्थित है? वल्लभी। उच्च शिक्षा का केंद्र जो गुजरात में पड़ता है और उस क्षेत्र का नाम है आपको वल्लभी। उस केंद्र का नाम क्या है? वल्लभी नाम है। बात समझ रहे हैं ना? अगला है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। बात समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिक वित्त का इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड जो है यह आपको भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। और आप लोग इस तीनों को याद करके आइएगा कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन कौन सा स्रोत है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस तीनों को याद करके आप लोग आइएगा। कौन नहीं है उसको भी याद करके आइएगा, जैसे कि नाबार्ड नहीं है। इसके बाद है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घट गया? मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था। हम बैक की क्लास में बताए थे पंचवर्षीय योजना के बारे में कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। हालांकि कोई योजना जो है पंचवर्षीय योजना असफल भी हुआ था, जिसके कारण से कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाता था। लेकिन सामान्यतः पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होना चाहिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर जो है सो घट गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम योजना। क्या हो जाएगा? प्रथम योजना। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसमें आपको कीमत स्तर क्या हुआ था? घट गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है आधारित है तो किस पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इस प्रश्न को मोस्ट विवाह कर लीजिए और रट लीजिएगा। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है वह किस प्रणाली पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। क्या? भारत में नोट निर्गमन प्रणाली। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल जो है आपको कौन सी है? नकद फसल कौन सी है? तो गन्ना है। नकद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की यह मुख्य नकद फसल है। प्रश्न फंसने वाला है, भी व्याख्या कर लीजिए, है ना। बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो गन्ना है। गन्ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शुगर केन कहते हैं। आइए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? है ना। तो मौलिक अधिकार जो प्राप्त हुए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। बात समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है समझिए। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है आपको मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। तो भारत सरकार की कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है भाई साहब? तो अटॉर्नी जनरल देता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको हम गलत बता दिए। ये जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। याद रखिएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल बोलेगा। क्या बोलेगा? अटॉर्नी जनरल कहिएगा और इसको हिंदी में क्या कहेगा? महान्यायवादी। तो बताइए कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, और हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या अगर बढ़ाना है, वृद्धि करना है,
तो ये अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है, यानी कि संसद के पास है। किसके पास है? सांसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या यदि वृद्धि करनी है तो यह आपको शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक का कौन सा है? मतलब भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर जो बैंक आता है वो कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा आंसर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है सबसे ऊपर ये लेवल होता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में। ठीक है, वीडियो बस यहीं तक, आज हम यहीं तक बात करेंगे और अगले प्रश्न को लेकर के हम अगले साल में पूछे गए प्रश्न को लेकर के हम अगले दिन उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक बात आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि हमारा पढ़ाई आपको कैसा लगा, मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी महसूस हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।